सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना केसेस मुल्क में तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। 1 लाख से ऊपर मुसद्दिक़ा केसेस कोरोना के हो चुके हैं। 2000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने आज एक बार फिर कौम से खिताब किया, कौम को एतमाद मिली। उन्होंने कहा था कि कोरोना का जो हल वो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से फैलाव को रोका जा सकता है। उन्होंने कई मुल्कों की मिसालें दी। उन्होंने ब्राज़ील की मिसाल दी, उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि एहतियात वाहिद हल है, और एहतियात अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि हम इसको संभाल नहीं सकते। कई बार वज़ीर आज़म खिताब कर चुके हैं, लॉकडाउन के हवाले से बात कर चुके हैं, हमने भी बात की। पहले ये कहा गया कि लॉकडाउन जो है वो होना ही नहीं चाहिए था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई, फिर ये कहा गया कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने जो लास्ट लॉकडाउन में नरमी की थी, तो ये कहा गया कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। आज जो वज़ीर आज़म ने बात की है, उन्होंने बात तो कुछ इसी पैराए में की है कि हल ये नहीं है, लेकिन इसके फैलाव को रोका जा सकता है। कुछ कन्फ्यूजन क्या अभी भी है? हमारे अवाम जो कि पहले ही नॉन सीरियस हैं, हम देख रहे हैं कोरोना तेज़ी के साथ फैल चुका है। ये लफ्ज़ मैं इस तरीके इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी ये केसेस की वो तादाद है जो कि हम टेस्ट कर चुके हैं। जो टेस्ट नहीं हुए वो केसेस अलग हैं। तो हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रही है, इस पर ज़रा बात करेंगे। मेहमान से तारुफ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब में ज्वाइन कर रहे। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार कराची स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि कई खिताबात हमने देखे, कई दफ़ा हमने देखा कि हुकूमत ने एक नई तौजी लॉकडाउन पर पेश की। लॉकडाउन नहीं, मुझे तो लगता है कर्फ्यू हल है, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि लॉकडाउन हल नहीं है। अलबत्ता फैलाव को रोका जा सकता है। केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब तो हम देख रहे हैं कि केसेस भी आ गए हैं, अमवात भी बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। जो स्ट्रेटजी की मैंने बात की, हुकूमत की स्ट्रेटजी, मैं एज अ अपोजिशन नहीं पूछती आपसे, एक आम फ़र्द के लिहाज ज़ाती राय आपकी क्या है कि जिस स्ट्रेटजी से हम चल रहे हैं, क्या वो ठीक है अब तक जो हमने ली है? देखिए, कोरोना का मामला अब तो वाज़े हो गया है कि इस पर ख़ुद इमरान खान और उनके करीबी साथी बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं पहले दिन से। लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन कोई हल नहीं है, ये नहीं है। फिर उसके बाद ईद से पहले इन्होंने मुकम्मल ही खोल दिया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये जो ब्लंडर पहले दिन हो गई जब इन्होंने ताफ्तान का बॉर्डर खोला और एयरपोर्ट्स भी बंद नहीं किए, बस वो दिन था और आज का दिन। इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ कि कोरोना के साथ पाकिस्तान में जितनी अमवात हो रही हैं, उनके बराह रास्त ज़िम्मेदार इमरान खान और उनके करीबी लोग हैं। और 6 जून यानी परसों अब तो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हमारे काबू नहीं आ रहा, ये बेकाबू हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल, इसके साथ मईशत, उससे पहले गवर्नेंस, और जनाब स्कैंडल पे स्कैंडल, गंदम, चीनी, आप समझ लें कि मालम जब्बा हो या इनका हेलीकॉप्टर केस हो या BRT पेशावर हो या भारत से गैर ममनुआ अद्वियात की दरामद हो या दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो, इससे और बहुत सी चीज़ें मिला लें, ये सारे करप्शन के केसेस हैं। तो करप्शन भी खुद हुकूमत वालों के अंदर है, इमरान से लेके नीचे तक। नाअहली भी इनके पास है, कन्फ्यूजन भी इनका है। जब ऐसे मसाइल होते हैं जैसे कि अब कोरोना है, इनके लिए पूरी कौम को इकट्ठा किया जाता है। अपोजिशन के पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन अपोजिशन ने दोनों ईवानों में, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी बरमला और गैर मशरूत ताउन पेश किया कि आइए इकट्ठे हो जाएं, पॉलिसी बनाएं, पूरी कौम को मैसेज जाए। और इसको जिस तरह से कि नवाज शरीफ साहब के दौर में और शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू को कंट्रोल किया कि 20 साल श्रीलंका से कंट्रोल ना हुई, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है डेंगू से।
क्योंकि ये वो वायरस है, जाहिर है देखिए ये वायरस 100 साल में आया है सर, और दहशतगर्दी माशाअल्लाह खत्म की सर। ये इस तरह से ये चीजें, ये सारी चीजें एक तरफ हैं और कोरोना वायरस एक तरफ है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि ये 100 साल में पहली दफ़ा आया है, तो हमें भी नहीं मालूम कि इसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन आपका पॉइंट आ गया है, मैं आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी और लगारी साहब से पूछूंगी। लगारी साहब, जो बात सिद्दीक साहब ने की है उससे यही सवाल बनता है कि क्या हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल को मिस हैंडल किया और स्टिल मिस हैंडल कर रही है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि सिद्दीकुल फारूक साहब का नुक्ता नज़र ठीक है और उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो वाकई ऐसा हुआ है। दो चीज़ों के बारे में, ये तो जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान को हम माला माल कर देंगे, पाकिस्तान में ज़राए मुबादला के ज़ख़ायर भर देंगे, पाकिस्तान को अमीर मुल्क में कर देंगे, करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। वो करप्शन जो माजी में हम तस्करे सुना करते थे, वो करप्शन अब तो ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। अब वो करप्शन जो है आज इसकी जो मिसाल और माजी से भी नहीं मिलती है कि दीदा दिलेरी से लूट मार हो रही है। पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान के अवाम की जेब पर बराह रास्त डाका मारा जा रहा है और कोरोना इनके पेशे नज़र ही नहीं है। कोरोना को इनके लिए मसला ही नहीं है, इनका मसला है लूट मार करना। और ये बड़े पैमाने पर चीनी के मामले में इन्होंने लूट मार की, ऐसी अंधी लूट मार की है कि जनाब कि कोई माजी में लगारी साहब, अगर आप ये बात किसी भी वजीर के सामने करेंगे तो वो तो सुनेगा ही नहीं बात। वो तो कहेंगे आप क्यों बात कर रहे हैं, ये 20 अरब की सब्सिडी की बात आप नहीं करते और आप 29 अरब की पूरी सब्सिडी की बात करें। आप हमें कैसे चोर कह सकते हैं? हम तो चोरों का एहतसाब करने आए हैं। नहीं, ये चोरों का एहतसाब कैसे होगा? चोर तो उनके आस पास दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ बैठे हुए हैं ना, उनके साथ बैठे हुए, उनकी कुर्सियों के, उनके बाकायदा सरकारी दफातर में सरकारी कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठे हुए जिनका मुआवजा होना चाहिए। तो ये तो इंडिया से अद्वियात मंगवा रहे हैं वो कौन है? तो लगारी साहब अभी आप बताएं कौन है? इन कितने केसेस को लेकर ऑपोजिशन लैब में गई? से 50 रुपए 50 से 80 रुपए, 80 से 90 रुपए कर दी। कौन है? मतलब ये कौन लोग हैं जो अवाम की जेब पर भी डाका डाल रहे हैं? और अभी ये बहरान आया था आटे का, इस बहरान के जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, इनकी राज, इनका सरकार, इनकी हर चीज इनकी और सब कुछ हो रहा है। तो सवाल तो ये उठता है ना, यहाँ पे सिद्दीक साहब से सवाल उठता है, आपने बात बिल्कुल जायज़ की, लेकिन सवाल यहाँ पर ऑपोजिशन से उठता है सिद्दीक साहब कि फिर ऑपोजिशन सिर्फ बात ना करे ना। जिस तरह आपके केसेस को हुकूमत नैब में लेके जा रही है, आप लोग भी नैब में लेके जाएं, इनकी करप्शन को भी जो है वो उजागर करें। अगर आप लोग कहते हैं कि ये सब कुछ ये हुकूमत कर रही है तो जाइए जाके कानूनी कार्रवाई कीजिए, नैब को केसेस दीजिए ताकि फिर टू साइड स्टोरी आए ना सामने आवाम के। मैं ये समझता हूँ, ये अगर सवाल सिद्दीक साहब सवाल सिद्दीक साहब से, जी मैं ये कह रहा हूँ कि असल मसला ये है कि खुद नैब काबिल मुआखजा है भाई। नैब ने कौन सा तीर मार लिया है इस पाकिस्तान के अंदर? लगाई साहब ये सवाल में लोगों की किरदार कुशी की है, लोगों के इमेज को बर्बाद किया है और इस चोरी को फैलाया है। इसने कहीं चोरी को काबू करने की कोशिश नहीं की है। नैब तो एक ऐसा इदारा है जिसका मुआवजा होना चाहिए। जब से ये बनाए अब तक खुद नैब का एहसाब होना चाहिए कि नैब ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है। नैब ने पाकिस्तान का सियासी वकार, पाकिस्तान की बहुत बड़ा इमेज, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज उसको तहस-नहस करके रख दिया। लगारी साहब कौन करेगा मुआवजा नैब का? मेरा ख्याल है कि अवाम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अगर ये सियासी जमातें नहीं करेंगी, अगर ये सियासी जमातें डट कर सामने नहीं आएंगी तो फिर अवाम आएंगे और अवाम आकर इनका मुआवजा करेंगे। अपनी बात तो करते नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और जी हमारे फॉरेन जो वो हैं फंडिंग केसेस हैं उसको ना खोले ना प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी बीआरटी का मामला ना खोले ना, एफआईए ने दे दिया, बस एफआईए की देने के बाद अब इसको ना जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट, आप इसकी नई इंक्वायरी ना करवाएं। क्या बात है भाई? और आप अपने मामलात के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, कहते हैं इसकी बात ही ना करें। और अपोजिशन के बारे में नए आपके फतवे आते रहते हैं, एक के बाद दूसरा फतवा, दूसरे के बाद तीसरा। बिल्कुल लगाई साहब आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन वही सवाल मैं दोबारा दोहराऊंगी। मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर हुकूमत केसेस को लेकर जा रही है, हुकूमत बता रही है कि जी इस केस को हम एफआईए को भेज रहे हैं, इस केस को हम नैब को भेज रहे हैं, तो अपोजिशन क्या कर रही है? सिद्दीक साहब, अपोजिशन भी तो जाए ना अदालतों में। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है, कि हुकूमत तमाम तर चीज़ें कर रही है, तो हुकूमती लोगों के खिलाफ जाके आप लोग केसेस अदालतों में लेके जाएं, कानूनी कार्रवाई करें और सामने लेकर आएँ आवाम के। अपोजिशन किरदार अदा करे अपना। लगाई साहब आपने आवाम की बात की कि आवाम करेंगे मुआवजा।
आवाम को तो रोटी के उसूल में फंसा दिया है इन सब लोगों ने। आवाम अपने पेट की फिक्र करें कि इन चीज़ों के लिए बाहर आएँ। यहाँ पर इतने लोग मर जाते हैं, एक बंदा एहतजाज के लिए बाहर नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि पहले वो अपना खाना पूरा करेगा, अपनी चीज़ें पूरे करेगा, अपने घर वालों को खाना खिलाएगा, ये इन चीज़ों के लिए सड़कों पर आएगा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ भी ऐसा हुआ है अवाम बाहर आए। अभी अमेरिका में जो सूरत है अवाम ही बाहर निकले हुए हैं। एक बात जाहिर हुई कि अगर वहाँ पर नस्ल परस्ती को फ़रोग़ हो रहा है, अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है इस बुनियाद पर कि उसका रंग कुछ और है, तो फिर लोग उठकर खड़े हो गए हैं और वो लोग ही हैं जो रिजेस्ट कर रहे हैं। अगर ये होगा कि जनाब एक टोला है जिसने मुल्क में अंधी लूट मार मचाई है और कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, महंगाई के बेनिफिशरी ये हैं, चीनी के बेनिफिशरी ये हैं, आटे के बेनिफिशरी ये हैं, मुल्क में जो कुछ हो रहा है अद्वियात भारत से मंगवाने के बेनिफिशरी ये हैं, एक एक चीज़। और फिर ये अद्वियात की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो अरबों के हिसाब से बढ़ाई गई, उसके बेनिफिशरी ये हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो लूट कर हर चीज़ अपने घर में, ये जो अब आप लोग कह रहे हैं कि जनाब ऑटोमोबाइल में आप एक इंपोर्ट करने दें ताकि ये जो इन्होंने किया हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर बने हुए हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स के ठेकेदार बने हुए हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है? आपकी 90% जो है ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बाहर से पार्ट्स मंगाकर असेंबलिंग कर रहे हैं आप। जी हाँ, ऐसे ही। और अब आप जो है खुद कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो वो लाएंगे, एक तो उनकी जेब पर, बहुत लोगों की जेब पर कम खर्च पड़ेगा क्योंकि आप वो कर रहे हैं, और इसमें जॉब की बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। ये जो इन्होंने कारोबार खोल रखे हैं अपने अपने लोगों के, और जिन लोगों के डायरेक्ट स्टेक्स हैं उन लोगों ने वजारत संभाल। अच्छा लगाई साहब, कारोबार की बात आपने की, तो कारोबार तो पिछली हुकूमतों ने भी अपने किए, तो कारोबार तो यहाँ पर हमेशा से होते आए। बात यह है कि कारोबार करें लेकिन इस तरीके से कौमी खजाने को लूट मार ना करें, आवाम का पैसा तो ना खाएं ना। असल बात तो ये है, इस बात पर कौन ध्यान देता है? मैं कहता हूँ यही हो रहा है, यही हो रहा है, इसलिए कि अख्तियार भी अपने पास है और अख्तियार को इस्तेमाल करना भी अपने हाथ में है, चीज़ भी अपनी बेचनी है, मार्केट में डालनी है, जेब किसी भी कटेगी, हम तो अपना पैसा खड़ा करेंगे। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्दीक साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सिद्दीक साहब शुक्र है ये मसला हल हुआ। मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आप लोग कहते हैं कि जी ये जितनी भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट हो, गंदम हो, अद्वियात हो, सारे मामला ये हुकूमत कर रही है, हुकूमत के अंदर लोग बैठे करप्शन कर रहे हैं। सवाल छोटा सा मासूम सा मेरा आपसे ये है सर कि आप लोग ये केसेस लेकर अदालतों में क्यों नहीं जाते और वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करते ताकि लोगों के सामने आए चीज़ें? देखिए 7 साल से अदालत में फॉरेन फंडिंग केस है। इसी तरह से BRT की इंक्वायरी पे क्या मामला हो रहा है, कभी वो FIA है कभी नहीं है, अभी वो टेकअप हुआ है। इसी तरह और बहुत से केसेस हैं। जितने केसेस में इमरान खान मतलूब है मौसूफ, वो लेते चले जाते हैं, वहाँ से गैर हाजिरी की इजाज़त लेते हैं। और आप देख लीजिए कि क्या अब तक जहांगीर तरीन अभी इन्वॉल्व थे इसमें, अपना शुगर स्कैंडल में, वो जहांगीर तरीन बाहर चले गए। सुमैया, बात निहायत मुख्तसर है कि इमरान खान साहब के दौर में ये कोई सितंबर जनवरी में चीनी और आटे का बहरान होता है, ठीक, और इमरान खान कहते हैं मैं बड़ा सख्त नोटिस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। थोड़े दिन गुजरते हैं तो कहते हैं मुझे नाम पता है, मैं बताऊंगा नहीं। हाँ। फिर एक इब्तिदाई रिपोर्ट लीक करवाई जाती है तो कुछ 2-4 मिनिस्टरों को ऊपर नीचे कर देते हैं। चले सर देख लेते हैं हुकूमत क्या करती है, लेकिन सवाल मेरा जवाब आपकी तरफ से आया नहीं। मुझे ब्रेक लेनी है कि अपोजिशन क्या कर रही है। अदालतें हैं, कानून है, सब कुछ है, इंसाफ मिल रहा है। आप लोग भी जाएं अदालतों में केसेस लेकर और करें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। फिर देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्डिंग गिरने के वाक़े के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक और बिल्डिंग गिरने का वाक़या, एक और सानिहा और लाशें, और हम बस बातें करेंगे
यहाँ पर नोटिस लेंगे, रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद फिर खामोशी छा जाएगी। यही सब कुछ तो होता है। हमने देखा 3 महीने में 3 बिल्डिंग्स गिरने का वाकया हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, यही हमारा सवाल है। SBCA ने, अभी मैंने आपको खबर दी कि SBCA ने 40 इमारतों को कराची में मखदूश करार दे दिया, लेकिन मखदूश करार देने से पहले ये बिल्डिंग्स जब बनी तो SBCA कहाँ थी? क्या वो आंखें बंद करके सो रही थी? उसके नाक के नीचे बगैर नक्शा पास हुए बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं, 1+2 पर 5-5 मंजिला इमारतें तामीर हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जाने दाव पे लगी हुई हैं, लेकिन कौन देख रहा है? कल जो बिल्डिंग गिरने का वाकया हुआ उस पर कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि कैसे इस प्लॉट पर कब्जा करके ये बिल्डिंग बनाई गई। इस पर पहले मैं बात करूंगी, फिर आगे हम गुफ्तगू करेंगे। अमजद कायम खानी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, लियारी में जो कल इमारत गिरी, इस पर बगैर नक्शा पास हुए ये बिल्डिंग बनाई गई, ये प्लॉट किसके लिए मुख्तस किया गया? ज़रा हमारे नाज़रीन को डिटेल्स दीजिएगा। जी देखिए सुमैया, बिल्कुल ये अंधेर नकरी और चौपड़ राज की एक और मिसाल जो है वो अब लोगों के सामने आई है, लोगों ने देखा है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इदारे जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं अपने काम में, जो है वो मखसूस जो उनको काम दिया गया है उस कामों के बजाय किसी और काम में मशगूल हैं। ये बदकिस्मत जो इमारत सुमैया कल मुनज़्ज़म हुई है, इसका जो प्लॉट था ये 400 गज का प्लॉट स्कूल के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन बिल्डर माफिया ने न सिर्फ यहाँ बिल्डिंग बनाई बल्कि आबाद भी हो गए। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो मास्टर प्लान और जो दीगर रिकॉर्ड है उसमें इस इमारत का जिक्र तक मौजूद नहीं है। यानी ये बिल्डिंग जिस वक्त बन रही होगी उस वक्त भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कोई ना कोई अफसरान होंगे जो इलाके में तैनात किए गए हैं, जो बिल्डिंगों पर, इमारतों पर नजर रखे हुए होते हैं किस इलाके में क्या बिल्डिंग बन रही है। आप शहर कायद में अगर छोटा सा भी काम करने घर पे लगे तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो एहलकार हैं वो आ जाते हैं, आपके घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ बजरी गिराएंगे और वहाँ SBCA के लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी। अब हम जरा इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्डर हैं, मेंबर आबाद हैं, कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये कोई पहला वाकया नहीं है। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया, सिर्फ 3 महीने में 3 बिल्डिंग्स गिरी हैं, इतने लोग जान से गए। एक छोटी सी मिसाल हमारे नुमाइंदे ने दी कि बजरी किसी घर के आगे आप गिराएं, प्लॉट के आगे गिराएं, SBCA आ जाती है, यहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं, कुछ पता नहीं होता SBCA को, और आबाद भी ज़ाहिर बिल्डिंग्स बनाती है। क्या होता क्या है, ये मामला है क्या, आप बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह हम पूरे मुल्क का एक निज़ाम देख रहे हैं कि उसमें रब्त नहीं है, एक बेरब्त निज़ाम, इसी तरह जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है इसमें भी कोई रब्त हमें शुरू से नज़र नहीं आया। इसलिए वो इलाके जहाँ गरीब लोग बसते हैं, जिस तरह लियारी या बल्दिया या लांडी या इस तरह के इलाके, वहाँ पे बिल्डर बिल्डिंगें ज़्यादा नहीं बनाते, वहाँ पे ठेकेदार बिल्डर बन जाते हैं। हाँ। मतलब एक दिन वो मज़दूर होता है, अगले दिन वो मिस्त्री बन जाता है और फिर वो ठेकेदार बन जाता है। अब वो जो गरीब लोग हैं वो चूँकि इतना उनका बजट नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उन्हीं ठेकेदारों से बिल्डिंगें बनाते हैं बग़ैर किसी बिल्डिंग प्लान के। जब भी बिल्डिंग बनानी होती है SOPs ये हैं कि आपने उसका नक्शा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन उसका होता है, फिर सॉइल टेस्ट होती है कि ज़मीन के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि बिल्डिंग का एक वज़न है। जी हाँ। वो वज़न क्या ज़मीन बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती। तो हम जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हम जो बिल्डर्स हैं, आपने शायद कभी ना सुना हो कि हमारी कोई बिल्डिंगें गिर गई हों, नहीं, क्योंकि हम तो एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ये जरा मैं सॉरी आपको यहाँ पे काट रही हूँ, मैं काटना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि ऐसे ही नहीं कोई बिल्डिंग तामीर हो जाती, नक्शा पास होता है, सॉइल का टेस्ट होता है। जब आप लोग बिल्डिंग बनाने खड़े होते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, SBCA क्या क्या करती है, आप लोगों के साथ क्या रवैया होता है, जरा ये पहले मुझे बताएं। देखिए, ये तो आप गुफ्तगू को किसी और तरफ ले जा रही हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आगे लेके जाऊंगी इस चीज़। देखिए, जो सिस्टम बेरब्त है वो तो है, अब इसमें जो हकायक हैं वो सबके सामने हैं, ठीक है। SBCA में क्या होता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इस पे कई डिस्कशंस हो चुकी हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो प्रॉपर लीगल काम कर रहे हैं और लीगल तरीके से बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनको भी मसाइल का सामना
करना पड़ता है, और हमें भी ये नहीं है कि बहुत आसानी से हमारे काम हो जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे भी हमें जो है मुश्किलात हायल होती हैं हमारे रास्ते में, और जानबूझ के चीजें डिले होती हैं। मुश्किलात एक आप लोगों को होती हैं। जी जी। ये बिल्डिंग्स बन जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं आती, नाक के नीचे SBCA की, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं, कुछ अरसे बाद बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ज्यादा पुरानी भी नहीं होती। ये कैसे तामीर हो जाती है? अफसोस तो इसी बात का है ना कि जहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बिल्डर जो है प्रॉपर पढ़े लिखे तरीके से इंजीनियरिंग डिज़ाइन के मुताबिक बिल्डिंगें तामीर कर रहे हैं, उनको हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो ठेकेदार टाइप बिल्डर आ गए हैं और वो अपनी मनमानी से बिल्डिंगें बना रहे हैं, मिली भगत से उन इदारों की जो जिम्मेदार हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे अगर जब तक हम रब्त नहीं लाएंगे, जब तक हम सजा और जजा का सिस्टम, देखिए कितनी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं पिछले चंद सालों में, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, लेकिन हमने किसी को सजा नहीं दी। ये है असल। जी जी। जब तक हम जिम्मेदार करार नहीं देंगे, हम सजा नहीं देंगे, ये चीजें नहीं रुकेंगी। लगारी साहब, ये जो बात की अभी जाकिर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेरब्त हैं चीजें और कोई कानून नहीं है कि रिपोर्ट आ गई, जिम्मेदार कौन है, सजा क्या होगी, और जाने जाती रहती हैं। एक छोटी सी बिल्डिंग, अगर आप भी अपने कहीं प्लॉट पे कुछ बनाने खड़े हो जाएं तो आपको भी बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतनी करप्शन है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं लगारी साहब, लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में एक तो ये कि पहली बात हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मकानात की ऐसी है जो रेगुलाइज्ड नहीं हैं और रेगुलाइज्ड तरीके पर नहीं बने हुए हैं। जो अभी हमारे आबाद के इंतहाई मोहतरम दोस्त फरमा रहे हैं कि जो बिल्डर्स बनाते हैं वहाँ पर सारे रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, तो सारे बिल्डर्स भी ऐसा नहीं करते हैं। और उनकी तरफ से भी बहुत बेशुमार, आप जाएँ स्कीम 33 में आप जाएँ, जिन लोगों ने किस तरह से वो बनाई बिल्डिंग्स और किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट्स बनाए, और वो प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हुए या क्या हुए, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और लोग बेचारे अपना घर तलाश कर रहे हैं। आपको पता है कि 20 साल पहले एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, उसमें 12-15 मजदूर दबकर जहां बहक हुए थे। फायजा हाइट्स नॉर्थ कराची की बड़ी बिल्डिंग थी, और वो बिल्डिंग जो है उसके अंदर से हमने लाशें अपने हाथों से जाकर निकाली थी, और रेगुलाइज था वो बंदा, और वो जो है सारे के सारे नक्शे भी पास करा के आया था, सारा कुछ उस मंजूर कराए थे, और 4 बिल्डिंगें 4 मंजिला बना भी चुका था, और फिर वो कोलैप्स कर गई थी। तो इस तरह की सूरत हाल कहीं भी किसी वक्त भी पेश आती है। इसलिए कि ये सही बात यह है कि जिन इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको मॉनिटर करें कि क्या यहाँ पर जो सरिया है उसी मयार का है, जहाँ जो सीमेंट है वो उसी मयार की है, जहाँ पर जो कुछ कंस्ट्रक्शन में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो उसी मयार की हैं। अगर वो उसी मयार की होंगी तो ठीक रहेंगी, अगर नहीं होंगी तो ज़ाहिर है इमारत की ज़िंदगी कितनी है। मुझे इस खुद मालूम है कि ऐसी इमारतें भी हैं जो 50-50, 60 साल से खड़ी हुई हैं और उन बिल्डिंगों के गिरने के आसार भी नहीं हैं, और उन पर कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया, ज़्यादा माल भी नहीं लगा है, लेकिन चूंकि एक आदमी ने अपनी जेब से खुद अपनी निगरानी में घर बनवाया। यही तो बात है कि ये इदारे हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे, सिर्फ करप्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि इनको पकड़ा नहीं जाएगा। जब तक अगर इनको ये मालूम है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी लगारी साहब, तो फिर तो ये करते रहेंगे जो काम ये कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए कि इदारे तो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, और उनको ज़्यादा अख्तियारात भी इसलिए मिले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल खींचें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लें और लोगों की जेबों से। और मैं फिर कहता हूँ, मेरा तमाम जो आबाद के लोग हैं उन सबका मैं एहतराम करता हूँ, उनकी इज़्ज़त है मेरे दिल में, लेकिन बिल्डर सारे आबाद के मेंबर नहीं हैं। और दूसरी बात यह कि बिल्डर्स ऐसे भी हैं जिनको अपने मफादात भी अजीज होते हैं, वो चीज़ों को नहीं देखते हैं कि ज़मीन रेगुलाइज है। यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जान से ज़्यादा माल को फौकियत दी जाती है। अगर जान का हिसाब होना शुरू हो जाए ना, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे, जुर्रत ना करे ऐसी कोई करप्शन करने की। सिद्दीक साहब, पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको रोकने के लिए क्या करें? जब हुकूमतें नहीं करती हैं, लोगों को सज़ा देती नहीं, उनको जिम्मेदार किसी को करार देती, तो उनको खुली छूट मिल जाती है। सबसे बड़ा कसूरवार आप किसको समझते हैं? बड़ा कसूरवार इस बात को समझता हूँ कि यहाँ आईनी और जमहूरी निज़ाम मुसलसल नहीं चला, इदारे नहीं बनने दिए गए। कभी जमहूरियत होती है, कभी जनाब मार्शल लॉ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इदारे तो तसलसल से बनते हैं। सुमैया, आपको अभी
आधे प्रोग्राम से उठा के आपके कैमरामैन को बिठा दिया जाए, फिर उसे उठा के फिर जनाब रिपोर्टर को बिठा दिया जाए, फिर उसे उठा के किसी और प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये इस पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, ये आबाद की बात है। मैं आज से यानी 1998 में चेयरमैन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, तो आबाद के मसाइल और दूसरों के मसाइल मैंने ये किया कि कर्ज देने को आसान बना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, इन पर जो पाबंदियां बढ़ा दी, और आबाद वालों को मैंने पाबंद किया कि 11 महीने में अगर नहीं तो 12 महीने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करो और लोगों को जो है फ्लैट्स वो हवाले करो। तो आबाद वाले भी लोगों के मसाइल भी बहुत हद तक हल हुए, और रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी। तो यही बात है कि बड़ी संजीदगी से, इंसान है, इंसानों की जानें हैं, लेकिन होता क्या है, हम मिलावट खत्म करेंगे। इंसान को 2 नंबर दवाई मिलावट वाली दवाई मिलती है, मिर्च मसाला मिलावट वाला, दूध और घी मिलावट वाला मिलता है, उसका मकान बनता है तो वो भी मिलावट वाला होता है, ज्यादा डाल दी जाती है। ठीक है, ये सारा इंसान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो इसमें जिस तरह आखिर में, यानी जिस तरह अमेरिका में एक चिंगारी उठी ना, ये आप इस वक्त सारे अमेरिका में जो है वो एक आग लगी हुई है कि नाइंसाफी की है आपने कालों के साथ और अब भी कर रहे हो। सर ये चीज मैं आपकी कंटिन्यू करूंगी कि वहां पर एक जॉर्ज फ्लॉयड के मरने से पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया, पर इतनी जानें चली जाती हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम कितने बेहिस है बैसित इंसान, अगर हर इंसान की जिम्मेदारी का एहसास करे तो ये सब कुछ ना हो। ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत के हवाले से। अभी उसके जो आसपास इमारतें हैं वो भी ख़तरे में हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर भी लोग जो हैं वो डेंजर जोन में। लेकिन लोगों का क्या कसूर, वो अपने सर पर छत रखते हैं, अपने आप के लिए कोई ना कोई एक ज़मीन लेते हैं या मकान लेते हैं। क्या वो इसलिए लेते हैं कि वही मकान, वही छत उनके ऊपर गिर जाए, उसमें उनके प्यारों की जानें चली जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। जाकिर साहब जो 2-3 बातें अभी की हैं, सिद्दीक साहब ने भी की, लगारी साहब ने भी की, कि यहाँ पर एक बिल्डर की बात नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। हर बिल्डर ईमानदारी से काम नहीं करेगा, ईमानदारी से वो काम करे, उसके लिए एक छोटा सा हाल आप बताएं मुझे। देखिए, यहीं पे मैंने जो बात की है सज़ा और जज़ा की, देखिए जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, ये इंसिडेंट बिल्कुल हमें बहुत दुख हुआ है जो जाने गई हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इस पर एक प्रॉपर इंक्वायरी हो और जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने तामीर की है, जो बिल्डर हैं, जो इदारे हैं जो ज़िम्मेदार थे इसको मॉनिटर करने के, उनको जब सज़ाएँ दी जाएंगी तो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि आज तक हमने नहीं सुना कि इस तरह के किसी केस में सज़ाएँ दी गई हों। तो ये जो सज़ा और जज़ा का सिस्टम है, कभी कोई बिल्डिंग गिरी हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी हैं कराची की तारीख में, और आबाद निकली हो अपने लोगों को सड़कों पर लेकर, कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया हो, कभी आप लोग सिंध हुकूमत के पास गए हों, कभी आपने SBC के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई हो, कभी कुछ ऐसा किया आबाद ने? देखिए, जब हम गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ सड़कों पे निकल आएंगे तो हमारे काम रुक जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। देखें, आपको निज़ाम को सही करना है, निज़ाम को सही हम सड़कों पे। जी सिद्दीक साहब, जी सिद्दीक साहब आप बताएं। देखिए, मैं अभी अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का चेयरमैन था। जी हसन अब्दाल पंजा साहब के साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी, यानी प्री पार्टीशन की बनी, बड़ी मखदूश हालत में। अच्छा, मुझसे पहले भी बड़ी कोशिशें हुई, वो लोग निकल नहीं रहे थे, कुछ सिफारिशें आ रही थी। अब मसला उनका रहने का था, नीचे वाले जो थे उनके कारोबार का था। अच्छा। मैंने उन्हें लिख के दिया कि हम इस बिल्डिंग को बनाते हैं, सही है, और आप ही को हम इतने अरसे में वापस दे देंगे। अच्छा। इससे वो मुतमईन बिल्डिंग गिराई, दोबारा बिल्डिंग बनाई, और उन लोगों को हमने पोजेशन दे दिया, दुकान वालों को दुकानें दे दी, और रहने वाले जो थे ऊपर फ्लैट्स में उनको फ्लैट्स दे दिए। तो ये सिंध हुकूमत, अगर ये काम सिंध हुकूमत शुरू कर दे सिद्दीक साहब, तो मसला हल हो जाएगा ना, जो आपने काम किया। तो आपने मुफ्त में, आपने सब कुछ मुफ्त में दिया था या सारा बनवाने के बाद उनसे कुछ चार्ज भी किया था? नहीं, हमने उनसे किराया ही लेते थे ना, कि हमने तो बिल्डिंग अपने खर्चे से, क्योंकि हमारी बिल्डिंग थी,
यानी ये अपना ये ट्रस्ट बिल्डिंग थी। अच्छा, तो ट्रस्ट की ने बिल्डिंग अपने थी। पैसे से ये वैक्यू ट्रस्ट ने बनाई जी। तो कुछ परसेंट तो रखा होगा ना आपने इसमें? वो तो किराया बढ़ गया ना जी उनका, अच्छा, किराया बढ़ गया जी, तो जी, ये जो आपने मुझे हल बताया है बड़ा सादा सा मुझे लग रहा है, तो क्या ये हल दूसरी हुकूमतें नहीं कर सकती? कुछ और शरायत भी डाली जा सकती हैं, लेकिन हाँ। लोगों की जानें भी बचानी है। असल तो ये और काम वो है। जिस खतरे से दो चार होते हैं कि भाई हम रहेंगे कहाँ, तो ये जो आप बिल्डिंग्स जनाब गिरती यकीन हैं बार जानिए। बार, कराची में बिल्डिंग्स गिरती हैं, सिंध हुकूमत जिम्मेदार नहीं है इसकी सिद्दीक साहब? गिरने की तो जी ये लोग हम भी शामिल होते हैं, मेरा मतलब है वो बनाने वाला भी शामिल होता है, ये जो नक्शा पास करने वाले हैं वो भी लेकिन शामिल चेक होते एंड हैं, बैलेंस किसने जो रखना होता है? इंस्पेक्शन करने वाले हैं, चेक एंड बैलेंस इंस्पेक्शन किसने करने रखना वाले होता भी है? शामिल होते हैं। होते हैं ना, सब शामिल होते सारे हैं ना। इदारे जिस जिसका जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। हाँ। बिल्डिंग कंट्रोल वाले अगर नहीं करते वो भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। म्युनिसिपल के ये इदारे हैं वो भी सब मिले हुए जिम्मेदार हैं, होते हैं। बिल्कुल सब मिले हुए हैं, सीधी सी बात है। लगारी साहब आप क्या देंगे, बस आखिरी मौका? मैं ये चाहता हूँ कि एक तो रेगुलाइज्ड होना चाहिए सिस्टम, दूसरा ये है कि इसका पता तो चले कि लैंड कंट्रोल किसके पास है, बिल्डिंग कंट्रोल किसके पास है, मास्टर प्लान किसके पास है, इम्प्लीमेंटेशन किसके पास है, अलॉटमेंट किसके पास है, लैंड ओनरशिप किसके पास है। यहाँ 15 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है। लैंड होल्डिंग कराची में किसी एक इदारे के पास तो है नहीं, कुछ DHA के पास है, कुछ किसी और के पास है, कुछ जो है आपका कंटोनमेंट के पास है, कुछ आपका KDA के पास है, कुछ आपका KMC के पास है। ये जो खिचड़ी बनी हुई है ना, फिर हम सवाल किसी से, हाँ जी जी, मैं इसी तरह से ये बिल्डिंग कंट्रोल है, बिल्डिंग कंट्रोल कितना ऑपरेट करती है, किस इलाके में ऑपरेट करती है, सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा क्वेश्चन है ये तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात हम करते रहेंगे, चीज़ें हम सामने लाते रहेंगे। ये सवाल है कि कब जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा देनी शुरू की जाएगी ताकि जानें बच सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में भी यही कहना चाहूँगी हुकूमत वक्त से भी और आप लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, जब जान की कोई कीमत आप लगाएंगे ना, कि जान को आप कीमती समझें, किसी की भी जान हो, और आप भी उसी तरीके से उस चीज़ को सीरियस लेंगे ना, तो फिर आपकी और मेरी जान जो है ना वो बच जाएगी। छोटी सी बात की है, सादी सी, आप लोग ज़रूर सोचिएगा और समझिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।